नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कानून के बारे में जो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को एक नए फ्रेमवर्क देता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ये लॉ बनाया गया था ताकि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के अलग अलग रूल्स को एक सिंगल कोड में कंसोलिडेट किया जा सके। ठीक है, साथ ही हम समझेंगे कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी का रोल जो कंपनीज के इंसॉल्वेंसी केसेस को हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 4 है। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि द इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज regulated by the RBI Act 1934 एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो आरबीआई जो है, द आरबीआई इशूज वेरियस गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस एंड पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द आरबीआई टू इम्प्रूव द बैंकिंग बैंक्स वर्किंग प्रोसीड्यूर एज आर एज फॉलोज। तो क्या बोल रहा है ये? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है हमारे पास कि तो आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए दो मेजर लॉ हैं। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, ये दोनों जो है वो बैंकिंग के रूल्स और स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई जो है टाइम टू टाइम नए रूल्स, गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन रिलीज करता है ताकि बैंकिंग सिस्टम सेफ, अपडेटेड और एफिशिएंट बने रहे। ठीक है, और तो आरबीआई ने कुछ इम्पोर्टेंट एक्शन के लिए इम्पोर्टेंट एक्शन लिए हैं जो बैंक्स के काम करने के तरीके को बेटर बनाता है। तो आगे उनका जिक्र है। ठीक है, तो आगे उनका जिक्र है, तो क्या जिक्र है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो 1949 में ये एक्ट पास हुआ और ये बैंकिंग हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। तो इसने बैंकिंग को प्रॉपर रूल्स और सुपरविजन के अंडर में लाया है। ठीक है, और ये एक्ट बनता है कि कमर्शियल बैंक्स कैसे काम करें, आरबीआई उनको कैसे मॉनिटर करे और क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 5(1)(e)(1)(e), ठीक है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है? बैंकिंग जो है कंपनी होती है, बैंकिंग कंपनी वो होती है जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है। ठीक है, लोन देती है और पैसा ट्रेड या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, और सेक्शन 23 गवर्न्स द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस बाय द बैंक्स। ठीक है, सेक्शन 23 ऑफ दिस एक्ट गवर्न द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस बाय द बैंक। ठीक है, तो अगर किसी बैंक को नई ब्रांच खोलनी है तो आरबीआई से परमिशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है, ये सेक्शन ब्रांच एक्सपेंशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 आर एज फॉलोज। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि बैंकिंग में अननेसेसरी राइवलरी को कम करना। ठीक है, ताकि रिस्क और अनफेयर प्रैक्टिस जो ना हो। दूसरा क्या है कि शेयर होल्डर्स और पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि हर नई ब्रांच को आरबीआई से लाइसेंस लेना जरूरी है। ठीक है, बिना अप्रूवल के ब्रांच नहीं खुल सकती है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि अगर कोई बैंक जो है बंद होने की सिचुएशन में हो तो आरबीआई जो है उसे उसकी प्रॉपर क्लोजर में मदद करता है। ठीक है, ताकि पब्लिक का पैसा सेफ रहे। पांचवा पॉइंट क्या है कि आरबीआई जो है रिफॉर्म्स लाता है, जैसे कि कैपिटल रूल्स, गवर्नेंस चेंजेस, ताकि पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है स्ट्रांग और स्टेबल हो। ठीक है, तो ये टेक नेसेसरी स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोला है कि इम्पेरियल बैंक जो है वो इम्पेरियल बैंक को नेशनलाइज करके एसबीआई बनाया गया। ठीक है, और पार्लियामेंट में 1955 में ये एक्ट जो है पास हुआ। ठीक है, इनटू एसबीआई थ्रू एसबीआई एक्ट जो है 1955 जो है पास हुआ इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि एसबीआई के थ्रू बैंकिंग को गांव और छोटे शहरों के तक पहुंचाया गया। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेजर स्टेप लिया गया। ठीक है,
तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट बैंकिंग सर्विसेज वेर एक्सपेंडेड टू द रूरल एज वेल एज सेमी अर्बन एरियाज में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अंडर दिस एक्ट द आरबीआई एक्वायर्ड अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 1950। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिकेम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने क्या हुआ, मेजोरिटी स्टेक जो है लिया ताकि एसबीआई जो है नेशनल बोर्ड के अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। और ये ऑफिशियली 1 जुलाई 1955 को ऑफिशियली डेट है एसबीआई का जन्म हुआ, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959 ये क्या कहता है कि कुछ रीजनल बैंक्स को एसबीआई के अंडर सब्सिडरी बैंक बनाया गया है, ठीक है, ताकि एक अन यूनिफाइड बैंकिंग नेटवर्क हो, ठीक है। तो एसबीआई को अथॉरिटी दी गई कि वो इन बैंक्स का मैनेजमेंट पॉलिसीज और गवर्नेंस हैंडल करे, ठीक है। टोटल जो है वो 8 बैंक जो है एसबीआई के साथ एसोसिएट करते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ठीक है। इट इज एन एफिलिएशन ऑफ 8 बैंक एसोसिएट विद बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है बैंकिंग लॉज मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1963, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, बैंकिंग लॉज मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1963 ये क्या बोल रहा है कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। अ, तो इस एक्ट का मेन मकसद था कि कुछ लिमिटेड लोगों या ग्रुप्स जो है बैंक पर अनड्यू कंट्रोल ना जमाए, ठीक है। मतलब कि ओनरशिप और मैनेजमेंट में कंसंट्रेशन को रोकना है, ठीक है। तो आरबीआई को स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी पावर देने की बात है, ठीक है, ताकि बैंकिंग जो है गवर्नेंस टाइट रखे और मिसयूज ना हो, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ये जो है 1963 में पास हुआ था और ये मल्टीपल बैंकिंग लॉज में टारगेटेड चार्जेस करता है, ठीक, टारगेटेड चेंजेस करता है। इसलिए इसे मिसलेनियस प्रोविजंस कहते हैं, ठीक है। और दिस एक्ट empower the रिजर्व बैंक टू रिमूव मार्जिनल एंड अदर पर्सन्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द बैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई को अथॉरिटी मिली कि अगर कोई मैनेजर डायरेक्टर जो है बैंक की सेहत के अगेंस्ट काम कर रहा हो तो उसको ऑफिस से रिमूव किया जा सके, या डिपॉजिटर जो है प्रोटेक्शन और गवर्नेंस के लिए क्रिटिकल पावर है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1968, ठीक है। तो इन दिस एक्ट इट वाज डिसाइडेड एज टू विच बिजनेसेस बैंक्स आर अलाउड टू गिव लोन्स, ठीक है। द रोल ऑफ बैंक्स इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाज ऑल्सो स्पेसिफाइड। तो एक्ट ने क्लैरिफाई किया कि बैंक्स किन सेक्टर्स बिजनेस को लेंडिंग कर सकता है, ठीक है। लेंडिंग को पर्पसफुली और कंप्लेंट बनाने के लिए, ठीक है, कंप्लेंट बनाने के लिए, ठीक है, कंप्लेंट बनाने के लिए। तो बैंक्स को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि डेवलपमेंट गोल जैसे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री, सोशल सेक्टर सपोर्ट करने का रोल दिया गया, ठीक है। पॉलिसी अलाइनमेंट यहाँ पे डिफाइंड होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बैंकिंग कंपनीज एसोसिएशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। तो एज पर दिस एक्ट नो शेयर होल्डर्स ऑफ द corresponding न्यू बैंक other than the central government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him. Under this provision 14 banks were nationalized in 1917, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेशनलाइज्ड corresponding न्यू, ठीक है। तो बैंक के शेयर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़कर वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि गवर्नेंस कंट्रोल लार्जली सरकार के पास है, ठीक है। तो 1970 में 14 मेजर कमर्शियल बैंक नेशनलाइज किए गए, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट वाइडर रीच आउट हो और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को पुश देने के लिए, ठीक है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी को बूस्ट मिला, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, तो इसमें क्या है, रीजनल रूरल बैंक जो है वो वेयर एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ एन ordinance passed on 26 September 1975 and the RRB Act 1976 to provide the sufficient banking and credit facility for agriculture and other rural sectors, ठीक है। These were set up on the recommendation of the Narasimha Committee। तो पहले ही ऑर्डिनेंस जो है
पहले ये ऑर्डिनेंस से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर 1976 एक्ट से फॉर्मलाइज हुआ, और फिर क्या हुआ, लीगल फाउंडेशन आरआरबी को दिया गया। तो आरआरबी का कोर मिशन क्या है कि गाँव, किसान, रूरल आर्टिसंस, स्मॉल एंटरप्राइजेस को एक्सेसिबल क्रेडिट देना, ठीक है, रूरल क्रेडिट गैप को फिल करना। और एक्सपर्ट कमेटी जैसे नरसिम्हा ने रिकमेंड किया था कि स्पेशलाइज रूरल बैंक्स बनाए जाए। इससे डिज़ाइन और फोकस रूरल जो है नीड्स के हिसाब से हुआ, ठीक है। इससे जो डिज़ाइन और फोकस जो है रूरल नीड के हिसाब से किया गया है, ठीक है। अब क्या है, सरफासी एक्ट 2002, ठीक है। तो नाम ही बताता है कि बैड लोन्स मतलब फाइनेंशियल एसेट्स को सिक्योरिटीज रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, और सिक्योर्ड एसेट्स पर बैंक का राइट इन्फोर्स करना, ठीक है। ये बताता है ये सिक्योरिटाइजेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी एसेट एक्ट इंटरेस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ठीक है। तो और क्या बताते हैं इसमें, एनपीए जो है वो रिकवरी के लिए ये पावरफुल मैकेनिज्म्स है, जैसे स्पीड कंट्रोल और लीगल क्लैरिटी देता है, ठीक है। और सर्फाइसी जो है सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स पर अप्लाई होता है, ठीक है, जहाँ कोलेटरल चार्ज क्रेडिट हुआ हो, जैसे कि हाइपोथेटिकेशन ऑफ व्हीकल्स, इन्वेंटरी, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लेज एक्सेट्रा पर, ठीक है। तो अपॉन लोन डिफॉल्ट बैंक, इसका मतलब क्या होगा कि डिफॉल्ट होते होते ही बैंक जो है 60 दिन का नोटिस देकर कोलेटरल सीज कर सकता है, ठीक है, और कोर्ट के बिना, वो भी कोर्ट के बिना, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड इसमें एक्सटेम्प्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड एक्सटेम्प्ट है इसमें। और surfaces is effective only for secured loans where bank can enforce the underlying security, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी या फिर चार्ज जो है नहीं है, तो सरफेसी राउट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। ये कोलेटरल ब्लैकेट बैकेट लैंडिंग के लिए डिज़ाइन है, ठीक है। तो बैंक्स आर कहाँ से है ये, बैंक्स बैंक्स कैन गिव अ नोटिस रिक्वायरिंग 60 दिन का लीगल नोटिस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बैंक्स जो है वो कैन गिव द नोटिस इन राइटिंग टू द डिफॉल्टिंग बोरिंग रिक्वायरिंग इट टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटीज विद इन द 60 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसीजरल स्टेप जो होता है कि बोरोवर को रिटन नोटिस 60 दिन के लिए 60 दिन में ड्यूज पे करो, वरना एसेट जो होगा इन्फोर्समेंट होगा, ठीक है। फिर क्या हो गया कि रजिस्ट्रेशंस एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज में कंपनीज, सिक्योरिटाइजेशंस कंपनीज और रिकंस्ट्रक्ट कंपनीज डन बाय आरबीआई, ठीक है। तो एआरसी एससी जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी जो होती है वो क्या करती है, आरबीआई को रेगुलेट करता है, ठीक है, ताकि एनपीए जो है रिजोल्यूशन ऑर्डरली जो हो, ठीक है। सरफेसी अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फास्ट ट्रैक पोसेशन सपोर्ट का पावर इन्फोर्समेंट, ठीक है, पावर इन्फोर्समेंट प्रोसेस और तेज हो जाता है, ठीक है। और इट एम्पावर्स जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू असिस्ट बैंक्स टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी इन केस द कंपनी इज अनएबल टू रीपे द लोन्स। इसका मतलब हो क्या कि एक्सट्रीम केसेस में डीएम जो है वो बैंक को मैनेजमेंट कंट्रोल लेने में हेल्प करता है, ठीक है, टर्न अराउंड ये रिजोल्यूशन के लिए, ठीक है। It creates a central database to integrate records of property registered under various registration system with central registration mean for maintaining records of transactions related to secured asset, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि एक इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री जो है रिकॉर्ड सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस जो है क्लियर होती है, ठीक है। फ्रॉड और मल्टीपल पेजेस को रोका जा सकता है, ठीक है। आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2006, इसमें क्या है कि इन 2006 गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट 1972 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो 2006 में जो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट और मार्केटिंग रेगुलेशन स्ट्रेंथ करने के लिए अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट लाया गया है, ठीक है। तो सीआरआर पर फिक्स्ड मिनिमम
फ्लोर और CAR लिंक हटाया गया, ठीक है। SLR का फ्लोर भी रिमूव किया गया ताकि RBI जो है मैक्रो लिक्विडिटी को डायनेमिकली एडजस्ट कर सके। तो CRR पर इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन ख़त्म किया गया और बैंक्स के मार्केट मैंडेटरी रिजर्व्स जो है पर इंटरेस्ट नहीं मिला, ठीक है। मार्केट मैंडेटरी रिजर्व्स पर इंटरेस्ट नहीं दिया गया, ठीक है। RBI को डेप्थ यानी कि बॉन्ड मार्केट और करेंसी FX मार्केट पर क्लियर रेगुलेटरी रोल दिया गया, ठीक है। मॉनेटरी ट्रांसमिशंस और मार्केट स्टेबिलिटी बेटर होती है, इससे मार्केट स्टेबिलिटी और बेटर होती है। बैंकिंग लॉज एक्ट बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। ये क्या कहता है? मतलब कि आ, मतलब RBI को और ज़्यादा पावर दिए गए ताकि और बैंक्स को इफेक्टिवली रेगुलेट कर सके और बैंकिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जा सके, ठीक है। इसमें ये बताया गया है, ठीक है। इसको बैंकिंग लॉज एक्ट 2011। और क्या बताया गया है इसमें कि नेशनलाइज बैंक को कैपिटल रेज करने के नए तरीके दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स, राइट इश्यूज या बोनस शेयर्स। इससे उनकी जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है बढ़ सके, ठीक है। और इसमें कुछ साइलेंट फीचर्स भी हैं, जो कि क्या है, पहला नंबर क्या है कि पहले वोटिंग राइट्स जो है वो वोटिंग राइट्स पर लिमिट थी, ठीक है। अब उस कैप को इंक्रीज किया गया है, मतलब कि शेयर होल्डर्स को ज़्यादा शेयर ज़्यादा से मिलता है, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से मिलता है। और लेकिन कंट्रोल जो होता है लिमिट के अंदर रहता है। दूसरा क्या है कि RBI जब चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स का स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि पहले ऑथराइज कैपिटल का मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3,000 करोड़ था, ठीक है। अब बैंक जो है गवर्नमेंट और RBI के अप्रूवल से अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ा या घटा सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि मतलब कि एक शेयर होल्डर जो है चौथा पॉइंट क्या है, वोटिंग राइट्स इन बैंक्स में भी रेस्ट्रिक्टेड अप टू 26%। मतलब कि एक शेयर होल्डर जो है कि वोटिंग राइट जो है 26% तक ही लिमिटेड रहेंगे ताकि कोई एक ग्रुप या व्यक्ति बैंक पर फुल कंट्रोल ना ले सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020। तो ये एक्ट 1949 के ओरिजिनली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करता है और ऑर्डिनेंस को परमानेंट लॉ बनाता है, ठीक है। अब जो है वो कोऑपरेटिव बैंक भी RBI के डायरेक्ट सुपरविजन में आते हैं। इससे उनकी गवर्नेंस और सेफ्टी इंप्रूव होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि अगर कोई बैंक स्ट्रेस में है, ठीक है, तो RBI जो है उसका मर्जर रिकंस्ट्रक्शंस करवा सकता है बिना मोरेटोरियम यानी कि ऑपरेशन रोकने के, बिना मॉनिटरिंग के, ठीक है। मतलब कि कस्टमर को डिसरप्शन कम हो, ठीक है, जिससे कि कंज्यूमर का जो डिसरप्शन कम हो, ठीक है। ऑपरेशंस को बिना रोके ही वो सारे जो है वो बैंक का रिकंस्ट्रक्ट करवा सकता है, मर्जर करवा सकता है, अगर कोई बैंक में ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, SBI एज एजेंट ऑफ RBI, ठीक है। तो जहाँ RBI की ब्रांच नहीं होती है वहाँ SBI RBI का काम करता है, ठीक है। RBI के बनने से पहले इंपीरियल बैंक ही सेंट्रल बैंक बैंकिंग फंक्शन करता था। 1 जुलाई को SBI डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। 1 जुलाई को SBI डे 1 जुलाई इज ऑब्जर्व एज द SBI डे, ठीक है। और ब्रांडिंग मॉडर्नाइज की गई, ठीक है। अब सिर्फ SBI का नाम यूज होता है, ठीक है। SBI साइन बोर्ड हैज बीन चेंज्ड टू फर्स्ट ऑफ 2007 एलियर लोगो द नेम इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन सक्सीडेड विद द न्यू लोगो ऑफ नेम SBI। सिर्फ अब SBI का लोगो यूज होता है, ठीक है। तो ये सब का वास्ट नेटवर्क दिखता है। इंडिया के साथ ग्लोबल प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब कि क्या है, इस एट प्रेजेंट SBI के पास 16 रीजनल हब्स हैं और 57 जोनल ऑफिसेस हैं डेट आर लोकेटेड एट इम्पोर्टेंट थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। तो इससे क्या लगता है, ये वास्ट नेटवर्क होता है, SBI का वास्ट नेटवर्क है, ठीक है। इट हैज़ मोर देन 24,000 ब्रांचेस, ठीक है, 24,000 ब्रांचेस ऑफ इंडिया प्रेजेंटली। और इट हैज़ 190 ओवरसीज ब्रांचेस स्प्रेड ओवर 36 कंट्रीज, ठीक है। फंक्शन ऑफ SBI क्या कहता है, पहला फंक्शन क्या है, करेंसी चेस्ट को मेंटेन करता है, ठीक है। तो दो कैटेगरी में इसको ग्रुप किया गया है। पहले
एक होता है क्या सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है, एक होता है ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शन। तो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन में क्या होता है कि करेंसी चेस्ट को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर है, ठीक है। लिमिटेड सेंस में बैंकर्स बैंक है, ठीक है। जहाँ आरबीआई ब्रांच होती है, ब्रांच नहीं होती है, वहाँ क्लियरिंग हाउस का रोल प्ले करता है, ठीक है। ये सारी बातें बोली गई है इस 4 पॉइंट में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि एसबीआई मेंटेन करेंसी चेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई बाई इट्स लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। एसबीआई कैटर्स करता है द नीड्स ऑफ बोथ द गवर्नमेंट सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट। सो द एसबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एसबीआई जो है एक बैंकर का काम करता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। अब जनरल एंड ऑर्डिनरी फंड बैंकिंग फंक्शंस, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक अंडर करंट सेविंग फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिटेड अकाउंट। मतलब क्या हो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, करंट सेविंग फिक्स्ड और रिकरिंग, एडवांसिंग एंड लेंडिंग मनी एंड ओपनिंग कैश क्रेडिट्स अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक्स सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या कि लोन्स देता है और कैश क्रेडिट खोलता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बाई सेल डिस्काउंट करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स को लोन देता है स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ। छठा पॉइंट लेटर्स ऑफ क्रेडिट इशू और सर्कुलेट करता है। सातवां पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन से दूसरे बैंक्स का बिजनेस एक्वायर भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक्स। तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक्स क्या होते हैं, क्या होता है ये। तो आरबीआई का प्राइमरी रोल होता है कि रेगुलेशन और सुपरविजन ऑफ बैंक्स, ठीक है। लेकिन सिर्फ आरबीआई ही काफ़ी नहीं था, इसलिए कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज बनाए गए ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री का गवर्नेंस और इफेक्टिव हो सके। तो इसलिए लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक, ठीक है। तो जैसे कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ठीक है। ओम्बुड्समैन स्कीम, द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई 1955, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1955 में, 1995 में, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के, ठीक है। तो ये एक सीनियर ऑफिशियल होता है जो आरबीआई अपॉइंट करता है, जिसका काम है कि कस्टमर के कंप्लेंट को रिजॉल्व करना, जैसे कि डिफिशिएंसी इन सर्विसेज, ठीक है। तो बैंक को 1 मंथ के अंदर ओम्बुड्समैन के अवार्ड को कंप्लाई करना होता है, ठीक है। ओम्बुड्समैन कस्टमर को कॉम्पनसेशन दे सकता है। इसमें टाइम लॉस, एक्सपेंसेस और हैरेसमेंट और मेंटल एंग्विश को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 22 रीजनल ऑफिसेज हैं इंडिया में इसके, ठीक है। इसके 22 रीजनल ऑफिसेज हैं। और आरबीआई अमेंडमेंट के बाद ओम्बुड्समैन जो है 20 लाख तक का फाइन इम्पोज कर सकता है। और ये स्कीम कवर करती है ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, सम एनबीएफसीज, ठीक है। सम एनबीएफसीज भी ये स्कीम को कवर करती है। तो नो फी, ठीक है, कोई फी लगती है, कोई फी नो फी लगती है, कोई भी फी नहीं लगती है कंप्लेंट करने या रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। और डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है इज द एपीलेट अथॉरिटी, यानी मतलब कि अगर कस्टमर को डिसीजन से सेटिस्फेक्शन ना हो तो डिप्टी गवर्नर आरबीआई जो है इज द एपीलेट अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, इसका मतलब क्या होता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूट जो किया गया था वो इन नवंबर 1994 एज अ कमिटी ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर को, कमर्शियल बैंक्स प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस एनबीएफसी को, मतलब कि एक अम्ब्रेला बॉडी जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्थ को मॉनिटर करती है, ठीक है। ये कौन करता है, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड एंड लाइसेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या होता है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में बाय फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के द्वारा। इसका पर्पस क्या होता है, सीबीआई केसेस की इंक्वायरी करना जो सीनियर बैंक ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे चीफ मैनेजर रैंक एंड अबव के से रिलेटेड हो, ठीक है, उनकी सीबीआई केस की इंक्वायरी करना, ठीक है। मतलब हाई लेवल फ्रॉड केसेस के लिए एक डेडिकेटेड बैंक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल।
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूटेड जो होता है वो अंडर सेक्शन 3 ऑफ रिकवरी ऑफ डेप्थ ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। ठीक है, इसका एम क्या होता है कि बैंक्स और एफआईज जो होते हैं कि एफआईज के डिफॉल्टिंग बोरोवर जो होते हैं, ठीक है, बैंक्स और एफआईज के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिफॉल्टिंग बोरोवर जो होते हैं के अगेंस्ट में क्लेम एप्लीकेशन रिसीव करना और स्पीडी रिकवरी इंश्योर करना। और इस मॉडल की सक्सेस देखकर कई कंट्रीज ने इंडिया का डीआरटी मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो इसके कुछ डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल अपीलेंट ट्राइब्यूनल डिटेल्स जो है वो ये है कि मुंबई में डेप्ट रिकवरी अपने ट्राइब्यूनल, ऑल डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स ऑफ कोलकाता में 27 अप्रैल 1994 को वेस्ट बंगाल एंडमेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, दिल्ली में डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हो गई है सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, तो इसका सम अप जो बताता हूँ मैं। बैंकिंग ऑफिस जो है कस्टमर कंप्लेंट रिड्रेशल होता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ठीक है। बीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर का होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड मतलब कि हाई लेवल फ्रॉड इंक्वायरी। और डीआरटी मतलब कि स्पीडी रिकवरी ऑफ बैंक लोन्स फ्रॉम डिफॉल्टर्स। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है, बैंकरप्सी कोड। ये ये क्या होता है, ये एक सिंगल जो है कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होता है जो इंसॉल्वेंसी जब कोई अपने डेप्थ रीपे नहीं कर सकता, और बैंकरप्सी मतलब कि जब कंपनी इंडिविजुअली लीगली डिक्लेयर होता है कि वो अपने डेप्थ रीपे नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, पहले अलग अलग लॉज थे, आईबीसी ने इनको कॉन्सुलेट करके एक ही फ्रेमवर्क में बनाया है। ठीक है, तो पहले जो है इंसॉल्वेंसी जो है रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए 180 प्लस 90 डेज का लिमिट था। ठीक है, 180 और प्लस 90 डेज का लिमिट था, यानी कि 2019 में अमेंडमेंट के बाद मैक्सिमम 330 दिन जो है का दिन दिया गया, जिसमें लीगल प्रोसीडिंग का टाइम भी इंक्लूड होगा। ठीक है, मतलब अब केसेस जो है अननेसेसरली डिले नहीं हो सकता। और आईबीसी के अंडर जो पहला रिजोल्यूशन ऑर्डर पास हुआ वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने दिया। ठीक है, एनसीएलटी ही प्राइमरी अथॉरिटी है जो इंसॉल्वेंसी केसेस को सुनता है। ठीक है, और नेशनल कंपनी एपलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, ठीक है। तो एनसीएलटी जो क्या होता है, एनसीएलटी एक एपलेट ट्राइब्यूनल है जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के अंडर बनाया गया है। ठीक है, ये 1 जून 2016 से इफेक्टिव हुआ। ठीक है, अगर किसी पार्टी को एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो एनसीएलटी में अपना अपील कर सकती है। ठीक है, मतलब कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के केसेस में भी एनसीएलटी ही अपीलेट अथॉरिटी है। अगर एनसीएलटी ने कोई रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड रिजेक्ट किया है तो उसके अगेंस्ट में अपील एनसीएलटी में होती है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। और एनसीएलटी अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेशन एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आईबीसी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कैसे एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डेप्थ रिजोल्यूशंस के लिए। ठीक है, और एनसीएलटी और एनसीएलटी का क्या रोल है इस प्रोसेस में। ठीक है, ये लॉ सिर्फ बैंक्स और कंपनीज के लिए नहीं बल्कि पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए ही गेम चेंजर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो क्या करना है, आपको लाइक और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, बेल आइकन दबाना है ताकि आपकी जो भी नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको ये नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, और आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।